करने, पूरी बात समझना। अगर मुझे फॉर्मूले में ही कंफ्यूजन हो गया तो मेरा कॉन्फिडेंस ही बिल्ड नहीं हो पा रहा और मेरा पेन ही नहीं चल रहा है वहां पर। होता ही नहीं होता ऐसे, बताओ। आते तो हमें इसलिए डर लगता है क्योंकि मन में कॉन्फिडेंस ही नहीं आया वो चीज का। तो अब एक काम करो, जिनके लेस देन 80 का स्कोर आ रहा है वो है ना, सीधे 250 की मत सोचो। अपन 250 पहुंचेंगे, लेकिन उसका रास्ता 100, 120, 140, 160, 200, 220 होते हुए जाता है। पहले आप 100 पार होने की सोचो। और वो आप कैसे होगे? आप इतने सारे चैप्टर का प्रेशर लेकर पढ़ाई करना बंद कर दे रहे हो। उससे बढ़िया है आप अपने दिमाग को बोलो, भाई तू पहले इन 30 चैप्टर, दीज 30 चैप्टर जिसकी मैं लिस्ट आपको देने वाला हूं, ये 30 चैप्टर तू भाई पहले अच्छे से पढ़ ले। इन 30 चैप्टर में मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने, मैंने आपका टेस्ट लिया और आपको सिर्फ 90% और उससे ज्यादा उसके फॉर्मूले याद हो गए ना, आप 100 पार यूं पहुंचोगे। आप सिंसियर बच्चे हो यार। आवारा बच्चे इस सरल में आते ही नहीं है। आवारा बच्चों के लिए बहुत सारी जगह पड़ी है भारत में जाने के लिए, वो इस सरल में आते ही नहीं है। आप अभी तक टिके हुए हो मतलब आप सिंसियर हो। ये तो स्ट्रेटेजी सेशन में तो कौन ही आता है, कोई नहीं आता है। बच्चे तो पता नहीं क्या कर रहे होंगे अभी। तो आप क्या करो, पहले डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज नालायक इतने से होकर भी आप कभी नक्शे में देखना, इंग्लैंड कितना सा देश है, इतना सा है, इतना सा। इतने सारे देशों पे राज किया है इंक्लूडिंग अस। हम गधे थे क्योंकि डिवाइड एंड रूल उनके चक्कर में आ गए। लेकिन डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटेजी बहुत तगड़ी होती है किसी भी बड़ी चीज को पकड़ने के लिए। उन्होंने क्या करा, कुछ लोगों को कुछ लोगों के अगेंस्ट में बैठा दिया। हम भी वही काम करने वाले हैं, लेकिन पॉजिटिव सेंस में। हम भी डिवाइड एंड रूल करेंगे। मैं आपके साथ स्क्रीन पे लिस्ट शेयर कर रहा हूं, आप उन चैप्टर की लिस्ट नोट करो। आप अपने शेड्यूल से पढ़ते जाओ, पर इन चैप्टर को प्रायोरिटी पे लेके पहला एम ये करो कि 90% से ज्यादा मुझे इन चैप्टर्स में फॉर्मूले याद होंगे। मेरे इनके नोट्स मैंने ढंग से पढ़ लिए हैं। आप देखना आपका सुधार यूं होएगा यूं। फिर मैं सवाल भी बताऊंगा कैसे करने हैं। पहले इन, अपन डिवाइड एंड रूल करते हैं इन 30 चैप्टर से। चलो मैं लिस्ट शेयर करता हूँ आपके साथ में बच्चों, ठीक है ना। पहले फिजिक्स की, फिर केमिस्ट्री की, फिर मैथ्स की, ठीक है ना। तीनों की लिस्ट में आपके लिए लाया हूँ बच्चों। तो आप इनको नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। सबको स्क्रीन दिख रही है बच्चों? तो जिनके आगे 1 लिखा हुआ है वो नोट कर लो आप। वो 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं ये, है ना। और आप ये देखो, इसका मैं, जब तक आप नोट कर रहे हैं बच्चे, सुनते भी जाना और नोट भी करते जाओ। या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। पर नोट ही कर लो यार। मैंने कितने मार्क किए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। और एक बाद में और किया है मैंने, 14 चैप्टर किए, पर ये 13 रख लो। 13 में से यूनिट डायमेंशन तो आई एम अज्यूमिंग कि वो आपको आता है, इसलिए 12 हो गए वो। एरर मैंने इसलिए इंक्लूड कर लिया क्योंकि वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज भले ही छोड़ देना, लेकिन वो एब्सोल्यूट एरर निकालने का और ये वाले पार्ट, मतलब वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज कर लेना, लेकिन टफ लगते हो तो कम से कम उसका जो सिग्निफिकेंट डिजिट और वो जो परसेंटेज एरर निकालने वाला पार्ट है ना, वो अपन जरूर से कर लें, क्योंकि वो फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ कंबाइन होके आया है वो इस बार बहुत। तो इस बार मिक्सिंग भी करी है इन तीनों टॉपिक्स की। अब मैंने जो ये टॉपिक मार करे हैं, इसमें अगर मैं एवरेज काउंट करूँ 5 साल का, और आप अगर इस साल का भी देखोगे तो कई चैप्टर का एवरेज तो पर शिफ्ट सेम ही मैच कर रहा है। ऐसा नहीं हुआ है कि जो अच्छे चैप्टर पहले थे वो इस बार अच्छे नहीं रहे, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, स्पेक्ट्रम ज्यादा कवर हो गया है। जैसे 2 साल से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का नहीं आ रहा था, इस बार ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का आ गया, उसमें 6 फॉर्मूले हैं यार।
जितने भी शिफ्ट में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का सवाल आया उन 6 फॉर्मूलों पे बेस्ड ही आया। तो अगर अपन पहले के टॉप 5 चैप्टर की काउंटिंग करें, तो 2 और 2 4, 4 और 3.6, 9.6, 10.6, 11.2। फिर एक और ले लें तो 12.8, और एक और ले लें तो 14। तो मॉडर्न फिजिक्स से फ्लूइड मैकेनिक्स तक का एवरेज 14 सवालों का बैठ रहा है, देखो आप, 2026 जनवरी में। और अगर अपन 21 से 25 का जोड़े तो 2 और 1.2, 3.2, 1.8, 5, 6.1, 7.1, 7.9, 8.9, 9.1 और 10। तो 21 से 25 में 5 साल का स्पेक्ट्रम भी ले लो, 150 शिफ्ट का एवरेज 10 सवालों का बैठ रहा है इनमें से, फ्लूइड मैकेनिक्स तक के चैप्टर में। ईएम वेव मिला लो तो एक और जुड़ जाएगा। तो इन चैप्टर्स के फॉर्मूलेज आपको एकदम बाई हार्ट करने हैं। और रोटेशन मैकेनिक्स में बच्चों आपको टफ लगती हो ना, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 40 दिन में उसको सुपर स्ट्रॉन्ग करके एकदम एडवांस लेवल पे कर लो, लेकिन अगर कोई रोटेशन पूरा छोड़ के भी जाता है ना, तो भाई एटलीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो उसमें याद कर लेना। अच्छा बताओ, इस बार काफी शिफ्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सवाल आए कि नहीं है? तो फिर पूरा क्यों छोड़ते हैं अपन? चलो एक और टेस्ट हो गया, अरे सर बस कितनी बेइज्जती करोगे, हम समझ गए आपने जो बात बोली। चलो आगे बढ़ोगे बच्चों, नोट कर लिया ये। ग्रेविटेशन भी लिख लो, 2 4 फॉर्मूले हैं उसमें। देखो बाकी मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ बाकियों में नहीं करने हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ प्रायोरिटी लिस्ट की कम से कम इनको तो कर लो। अगर हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि भाई साहब, मतलब हाथ का इलाज करें कि दिल का इलाज करें, डॉक्टर एक का ही कर सकता है, तो भैया पहले तो दिल का करेगा ना। मालूम पड़ा डॉक्टर हाथ का इलाज कर रहा है, उतनी देर में दिल जवाब दे गया, ओ मैंने हाथ ठीक कर लिया, लेकिन सॉरी आदमी नहीं मिटा दिया। भाई घर वाले बोलेंगे भाई साहब अब मैं इस हाथ का क्या करूं, तूने तो फिर इसलिए प्रायोरिटी लिस्ट होती है। ये मैं जिनकी 90 परसेंटाइल से ज्यादा आई है उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जिनको वहां तक पहुंचना है पहले उनके लिए बोल रहा हूँ। फिजिक्स में नोट कर लिया, चलो मैथ्स में नोट करो। ये नोट किए बच्चों? झूठ झूठ तो नहीं बोल रहे ना? चलो आगे बढ़े, कर लिए बच्चों ये नोट। अब आप जैसे एक चीज देखो, अब देखो एक बहुत प्रैक्टिकल चीज देखो, अब आप एक, और ये पूरा डेटा बेस्ड है, एक एक क्वेश्चन को टैग करा है अपन ने बच्चों, बहुत मेहनत करी है। आप देखो सीक्वेंस सीरीज में पर शिफ्ट पहले भी 1.5 का एवरेज था, और अभी भी कितने का है? इस साल भी देखो 1.5 का एवरेज। डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी उतना है। हाँ 3D का थोड़ा सा घट गया। चलो मैं एक बात बिल्कुल मानता हूँ कि मिक्स टॉपिक के भी सवाल है भाई, वो डेफिनेटली, लेकिन हम पहले डिवाइड एंड रूल करने हो, ठीक है? डिटर्मिनेंट भी ले लेना क्योंकि उसके बिना मैट्रिक्स सॉल्व नहीं होती है ना, इसलिए डिटर्मिनेंट भी ले लिया है।
है ना। अब केमिस्ट्री पे आ जाओ। चलो केमिस्ट्री में नोट करो। सर आपने अमीन क्यों छोड़ दिया? बेटा मतलब लेने में ले सकते हो, ऐसा तो पूरी ऑर्गेनिक ही है होने में तो, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब जो कि ऐसे हैं जिनके बिना अपना मतलब जिनमें हम को अच्छा होना ही है, जो हमको स्कोर देके जाएंगे। पीरियोडिक टेबल भी ले सकते हो इसमें। वो जनरली बच्चों का स्ट्रांग होता है, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली लिखा नहीं इसको, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका स्ट्रांग रहता है। पर पीरियोडिक टेबल भी ले लो। ठीक है, लिख लिया। और बायोमोलिक्यूल पॉलीमर तो हट ही गया। पॉलीमर तो नहीं है जेई मेंस के सिलेबस में, है ना। पर बायोमोलिक्यूल ले लो, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें से एक सवाल बैठ जाता है। और हाँ, मोल कंसेप्ट बाकियों के साथ अटैच होके आया है काफी इस बार। तो ये केमिस्ट्री के 10 से 11 चैप्टर्स हो गए, जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी की लिस्ट है। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। चलो, है ना। अब देखो, तो अब पहला एम क्या है? एज अर्ली एज पॉसिबल इन चैप्टर्स को अपने कब्जे में लाओ। इनके 90% से ज्यादा फॉर्मूले तुम्हें टिप्स पे याद होने चाहिए। उसके लिए सर क्या करें? आपके सेशंस लग रहे हैं, क्लासेस लग रही हैं, इन चैप्टर्स की तो 100% अटेंड करो। और नोट्स अपने इनके ढंग से पढ़ डालो, है ना। और खुद की टेस्टिंग के लिए एक तरीका होता है, बचपन में करते थे, सोशल स्टडी में ऑब्जेक्टिव में ऐसे छुपा छुपा के करते थे ना। चलो देखते हैं मुझे याद है कि नहीं याद है, हाथ रख लिया फॉर्मूले पे, याद आया क्या, हटा के देखा, ओहो हाँ वही है। ये आपको काम करना है। ठीक है। अब दूसरी बात, सर प्रैक्टिस में मैं क्या करूं? अच्छा सर बाकी चैप्टर्स का क्या? देखो, तो अब क्या है, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स आपने जब कंज्यूम कर लिए, आप बाकी चैप्टर्स भी पढ़ो, उसमें दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे आपके, अब आपको क्या देखो, कॉन्फिडेंस आ गया। अगर मैं आपसे बोलता 40 दिन में 100 चैप्टर फोड़ने हैं, 90 चैप्टर फोड़ने हैं, वर्सेस 20 दिन में 30 चैप्टर फोड़ने हैं, थोड़ा डुएबल लग रहा है सर? रोज का 1.5 चैप्टर ही तो है, 2 चैप्टर ही तो है, दो तो कर सकते हैं अपन ये। ट्वेल्थ वालों के बोर्ड भी आए नो, लेकिन 2 चैप्टर रोज के कर सकते हैं, है ना। अब आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो ना बच्चों, जैसे मान लो आपने ये नोट्स पढ़ लिए, अब आपके पास में दो चीजें हैं। एक तो स्पेशल 26 की बुकलेट है आपके पास में, स्पेशल 26 का बैंक है बेसिकली आपके पास में एक तो, उसके सवाल जरूर से अटेम्प्ट करना इन चैप्टर्स। फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर की स्पेशल 26 तो करनी ही करनी। दूसरा, आप या तो पीवाईक्यूज का सेट 1 2 ले लो, सेट ए बी ले लो, जो आपकी इच्छा हो। एक कोई सा पीवाईक्यू का सेट जरूर लेना 21 से 25 तक का इन फर्स्ट प्रायोरिटी के चैप्टर्स, क्योंकि वो एनटीए की थिंकिंग रिफ्लेक्ट करते हैं नॉलेज वाइज। मानता हूं टफनेस लेवल बढ़ गया, लेकिन एक कवरेज के लिए पीवाईक्यू का एक सेट ले लो आप। ये सेट कहां से मिलेगा बेटा? आपकी ऐप में है, ईसरल की ऐप में आप प्रीवियस ईयर में जाओगे तो उसमें आपके सेट 1 2 हैं। कुछ बच्चों ने जेईमेन 1 के पहले कर लिए थे, तो उनके लिए हमने नया सेट डाल दिया, सेट ए बी। तो ईसरल ने आपके लिए 4 सेट डाल रखे हैं, सेट 1 2। और जो पहले सेट 3 4 नाम था, उसका नाम अब सेट ए बी कर दिया है बेसिकली। तो आप कोई सा भी सेट इसमें से कर सकते हो। आप सेट 2, पर्टिकुलरली सेट 1 2 का सेट 2 इज द डिफिकल्ट मोस्ट सेट। ये मैं आपको एक इंफॉर्मेशन पास ऑन कर देता हूं।
ठीक है। अब अब आप एक चीज इसमें देखो, किसी भी सवाल में ना बहुत ज्यादा टाइम मत लगाना। अभी इसके बाद में टेस्ट स्ट्रेटेजी पे आने वाला हूं। किसी भी एक सवाल में प्रैक्टिस करते टाइम बहुत ज्यादा सवाल समय मत लगाना। एक सवाल करने बैठे, कर रहे छत पे देख रहे हैं, आएगा सॉल्यूशन, आएगा सॉल्यूशन, ओहो आया नहीं अभी तक, तो आज तक आया है क्या? 10 मिनट से ज्यादा कोई भी आपका सवाल समय ले रहा है, उसको रोक दो वहां पर, उसका सॉल्यूशन देख लो। अगर आपको हिंट मिल जाएगी कैसे करना है, फिर आगे बढ़ो। हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 15 20 मिनट नहीं लगा सकते। 10 मिनट इज दी हार्ड लिमिट। समझ गए? अब रही बात टेस्ट की। अब टेस्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जिनके भी मार्क्स अभी एक्चुअल जेई मेन में, देखो इस साल के कुछ टेस्ट में ज्यादा आएंगे, कुछ में कम आएंगे, हम सारे टाइप की प्रैक्टिस करा रहे हैं। लेकिन जेई मेन एक्चुअल में दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है। एक तो काफी बच्चे इसलिए पकड़े गए एनटीए के द्वारा कि उन्होंने सेंटर पे प्रैक्टिस नहीं करी थी, अपने घर में बैठ के प्रैक्टिस करी थी। तो सेंटर में जाने का आइडिया ही नहीं लगा भाई साहब। घर में 9 से 12 पेपर होता है, 9 बजे चालू कर देते हैं, लेकिन वहां पहुंचना होता है 7:30 8 बजे। फिर वहां बैठना होता है। एक बच्चे का केस मैं आपको बताऊं, वो सुबह 4 बजे तक उसने जग के पढ़ाई करी भाई ने, दिन की शिफ्ट में, और बैंड बजा दी फिर वहां पर। ऐसी गलतियां नहीं करनी है। तो उसके लिए मेन चीज क्या है, सेंटर का प्रेशर। कई लोगों का कंप्यूटर भी खराब हुआ, है ना, बहुत सारे कांड हुए हैं। अच्छा सर, एक लर्निंग और आई है इस बार, एक लर्निंग और आई है इस बार। पर वो कुछ ही सवालों में है जो बोनस हुए, या जो, जैसे अपने फिजिक्स में एक सवाल था लेस देन 25 डिग्री जिसका आंसर आ रहा था। ऐसे सवालों में मान लो आपका लेस देन 25 डिग्री आंसर आ गया, लेकिन ये बहुत केयरफुली करना होता है। आपको दिख गया कि मेरा बिल्कुल सही है और ऑप्शन नहीं है, तो आप मार्क जरूर करके आओ उस ऑप्शन को, ऐसा तो एक उसमें से, क्योंकि अगर वो ऐसे 1 2 3 ऑप्शन आते हैं तो आपको तभी नंबर मिलेंगे। लेकिन जब आप एकदम श्योर हो तभी, है ना। तो मेरा बच्चा पूछ रहा सर इसका मतलब समझ में नहीं आया। बेटा इस बार काफी सारे सवाल ऐसे हुए ना जिसमें 1 2 ऑप्शन भी दिए कि 1 या 2 में से जिसने मार किया वो सही हो जाएगा। 1 2 3 3 सवाल, 4 सवाल हैं ऐसे टोटल मिला के, दो सारी सेट में। तो इतना वो नहीं है, पर हाँ मतलब इसको छोड़ो, चलो पहले अपन बाकी तो कमा लें, वहां पर ही फोकस करते हैं। ये एकदम मैंने उन बच्चों के लिए बता दी है तो बात, जो कि मतलब लास्ट 200 प्लस या वैसे नंबर, या 180 प्लस और वैसे ला रहे हैं, जिनके 4 नंबर इस चक्कर में कट गए कि, पर ठीक है इसको छोड़ो। हाँ तो भाई एक तो पेपर सेंटर पे दो। सर अब सेंटर कहाँ पे लाऊं, मैं तो घर पे बैठा हुआ हूँ। अरे भाई आपके शहर में कोई सी लाइब्रेरी हो, वहां जाके पेपर्स दो कुछ एक। सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप नहीं है तो यार किसी कंप्यूटर सेंटर पे जाओ, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाओ। रिश्तेदार कब काम आएंगे? इसी दिन के लिए तो रिश्तेदार होते हैं। और क्या। तो एक्सटर्नल जगह जाके पेपर दो, अपने घर में मत दो। वहां आपका कंफर्ट जोन होता है। समझे क्या? दूसरी बात, अब इंपॉर्टेंट बात है ये। अब हमें एनटीए को मौका नहीं देना है कि वो हमें रंगे हाथ पकड़ ले, रेड हैंडेड हमें पकड़ ले, अनअवेयर्ड पकड़ ले। मेंटली प्रिपेयर होके जाना है, पेपर टफ आएगा। और टफ पेपर में मैं, अब आपको स्ट्रेटेजी 40 दिन में डेवलप करनी है, जो सबको करनी है ये। मैं कम सवाल करूंगा भले ही, मैं 60 सवाल अटेम्प्ट नहीं करूंगा। मैं अगर 80 नंबर के नीचे बैठा हुआ हूं तो मैं 30 से 35 सवाल पे अपना पूरा फोकस रखने वाला हूं, या 40 सवाल पे मैं अपना पूरा फोकस रखने वाला हूं। ये मैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूं जिनमें 90 परसेंटाइल से कम है। यू डिसाइड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिसपे आप फोकस रखोगे, और उन पे ज्यादा समय दो।
ये टेस्ट स्ट्रेटेजी जब तक अपनानी है जब तक आप 80-90 नंबर पार नहीं हो जाए। 90 नंबर आप पार हो गए तो लगभग लगभग मुझे लग रही है इस बार जो है 100 मार्क्स समथिंग या 97 96 समथिंग एडवांस की कट ऑफ जो है वो आ, जानी चाहिए। जब 105 पे 95 आई है तो इस नंबर के अराउंड जाएगी, तो हमें पहले कैसे भी करके 100 पे जाना है। अब जैसे क्या हुआ था, कितने सारे बच्चों के से मैंने बात करी सर, हड़बड़ाहट में मैंने न जाने क्या किया, हाथ पैर फूल गए थे। मैथ्स में बचे थे 50 मिनट, सांसें ऊपर नीचे हो रही है, मैं समझ सकता हूँ यार बिल्कुल। सर 4 सवाल करे, 30 मिनट उसमें लग गए। अब मेरी तो हड़बड़ाहट छूट गई। सर केमिस्ट्री में भी ऐसे हो गया। तो आप अब जो है, मान लो आपने एक सब्जेक्ट से चालू किया, आपको लग, अब जैसे अगली बार हो सकता है फिजिक्स बैंड में जाने वाली आ जाए। जैसे केमिस्ट्री में इस बार कट ऑफ, सॉरी परसेंटाइल के एवज में नंबर कम गए हैं, अगले साल हो सकता है फिजिक्स टफ लेवल पे आ जाए, फिजिक्स 60 65 पे पहुंचा दें ये। तो हमें मेंटली प्रिपेयर होना है उसके लिए। तो सर उसके लिए क्या करें? आपको ना पता पड़ जाता है पेपर देखते कि कौन खूंखार रहा है, पता पड़ जाता है नहीं पड़ जाता है बताओ वाह। तो आप क्या है, दूसरे सब्जेक्ट पे चले। आपने मान लो 5 7 सवाल किए, आपको लग गया भाई मेरे भरोसे मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है 5 7 सवाल में, कोई बात नहीं। अपने को तो 60% सवाल में से ही करने हैं वैसे भी, अभी के लिए तो आप मेंटली रिलैक्स रहो। तू गया ठीक है, तू गया ठीक है, तू गया ठीक है। ये प्रपोजल में होता है ना यार। अभी आप लड़की देखने गए, लड़के देखने गए, एक ने मना कर दिया, इसका मतलब थोड़ी आपकी शादी नहीं होगी, पोपट लाल रहोगे आप। भाई हमें सिर्फ एक से ही तो हाँ भरवानी है इस इतनी बड़ी धरती पर। इसी तरह से हमें कुछ ही क्वेश्चन से हाँ भरवानी है अभी। तो क्वेश्चन को क्या है, रेस्पेक्ट देके आगे भगाओ उसको। तू निकल ले बेटा, तू मेरे तू मेरे टाइप का है ही नहीं, निकल। समझे? तो इस तरह से आपको क्या करना है, अब प्रैक्टिस करनी है फुल सिलेबस टेस्ट की। और आपके जो वो 30 टॉपिक 30 चैप्टर जो आपने सुपर स्ट्रांग बना लिए ना, उनके सवालों को आपको कोशिश करके सही करना है जो कि आसान है। अब यार मैथ्स में मैं आपको बताऊं, कोनिक सेक्शन में बिल्कुल छोड़ के गया था क्योंकि जॉन्डिस हो गया था। एडवांस की बात कर रहा हूं मैं। अब वहां पर 2 सवाल 5 5 नंबर के कोनिक सेक्शन के आ गए थे। उस जमाने के पेपर की बात है जिसमें ऑल इंडिया रैंक 2 के जे एडवांस में 105 नंबर आए थे 180 के पेपर में, मैथ्स मैथ्स के। और 90 नंबर मेरे आए थे जिसमें 41 रैंक आ गई थी। अब आप सोचो मेरे ऊपर क्या बीती होगी जब मैंने वो 5 5 सवाल दो कोनिक सेक्शन के देखे, और देखने में इजी से लग रहे थे वो दो, मुझे तो पता नहीं था, बाद में पता चला कि यार इजी थे वो दो। लेकिन अब नहीं पढ़ के गया, नहीं पढ़ पाया। तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, मैंने कोई गिल्ट नहीं रखी। यार अब ईश्वर ने मेरे 3 महीने काट लिए, नहीं पढ़ पाया कोई बात नहीं, दोस्ती कर ली, तू निकल बेटा। बाकी सवालों पे फोकस किया। तो क्या है, घबराया मत करो। टेस्ट में नहीं हो रहा कोई बात नहीं, जो मिला करने वाला सवाल उसको पकड़ के कर लिया। 40 सवाल 3 घंटे में करने हैं मान लो आपको, चलो आपके 20 मिनट छांटने में भी लग गए, हटाने में लग गए, मतलब तो 160 मिनट में 40 सवाल बचे आपके पास में। तो 4 मिनट मिल गए ना एक सवाल के लिए। अब क्या है, 4 मिनट मिलते से दिमाग में तसल्ली आ जाती है, माइंड में टेंशन नहीं आती, तो सिली मिस्टेक नहीं होती है। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, आपने एक शिफ्ट दी है तो पहले तो इन 30 चैप्टर पे फोकस करो, बाकी की क्लासेस मत छोड़ो। लेकिन 30 पे फोकस रखो, इनके पीवाईक्यूज भी करो, इनके स्पेशल 26 भी करो। और जिनका बिल्कुल ही कमजोर है ये, वो इनकी एक्सरसाइज 1 भी करो इसरल के मॉड्यूल की। अब टेस्ट में, सर मैं अपनी टेस्ट की टेस्ट कैसे करूं? 2026 जनवरी के पीवाईक्यूज मत करना। वही बता रहा हूँ बेटा, जो डाउट पूछ रहा है एक बच्चा चैट में, वही बता रहा हूँ बेटा। 2026 जनवरी के पीवाईक्यूज मत करना, उसको अपन टेस्ट फॉर्मेट में देंगे।
कर लिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर जिन्होंने नहीं करे अभी मत करना। आपकी शिफ्ट के अलावा बची हुई कितनी शिफ्ट है? 9। इन 9 शिफ्ट को अपन एक्चुअल पेपर मानते हुए देंगे और हमारी टेस्ट स्ट्रेटेजी लगाएंगे इसमें। डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल। तो आप हर वेनसडे को या हर थर्सडे को, हमने आपके शेड्यूल में वेनसडे को डाल रखा है पीवाईक्यू का पेपर, आप समय निकालो। संडे को तो आप पेपर दे ही रहे हो जेई मेन का एक, और एक जे एडवांस का भी है आपके लिए, जो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। एक जेई मेन का है, एक जे एडवांस का है ना। मिशन आईआईटी में हम 2 जे एडवांस के कराते हैं, वो डिफरेंट गेम है। पहले हमें जेई मेन क्रैक करना है, जेई मेन 2 क्रैक करना है। तो आप वेनसडे वेनसडे को टाइम फिक्स कर लो, 9 से 12 का, या जब भी आपको देना है, आप एक शिफ्ट का पेपर दो। हमारे पास 9 पेपर्स हैं और हमारे पास में वीक बचे हैं 6 लगभग। तो 6 वीक में आपको किसी भी हालत में ये 9 पेपर देने हैं। आया समझ में सबको बात? किसी भी हालत। अब एक बच्चा बोल रहा है सर सिलेबस ही नहीं हुआ है तो पेपर कैसे दें? बेटा कोई बात नहीं, नहीं हुआ है ना सिलेबस। जेई मेन 1 भी तो दिया था ना बिना सिलेबस के भी। तुम्हारा सिलेबस तो 31 मार्च को ही पूरा होगा तुम्हारे हिसाब से तो फिर क्या जेई मेन 1 2 के पहले दोगे क्या? सिलेबस आज तक किसी का खत्म नहीं होता, मेरे जिंदगी में सिलेबस खत्म नहीं हुआ था। और सिलेबस खत्म का वेट नहीं करना होता है। एक बार तो चैप्टर का नाम तो पढ़ लिया, कम से कम 70% चैप्टर तो पढ़े हुए हैं। अबे जेई मेन 1 भी तो दिया है, समझे? तो 9 पेपर दो, आपको एनालिसिस मिलेगा इसरा लैब पे, आप देखना कितने परसेंट बच्चों ने एक्चुअल में वो सवाल सही किया है कि गलत किया। तो आज मैंने काफी सारी चीजें बताई। अच्छा, एक डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं मैंने जो फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट बताई है उसका मतलब ये है कि सर यही चैप्टर करने हैं क्या? वाह सर वाह, सर ने तो पेपर लीक करवा दिया भाई साहब। पेपर लीक नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, सब बकवास है ये सब चीजें बकवास है। अच्छे लेवल का पढ़ते हैं तो पेपर वहां से आता है, ये बात ठीक है। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ 30 ही करने हैं, आपको मैक्सिमम पॉसिबल करने हैं, पर उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी इन 30 की आनी चाहिए। ठीक है। तो आपको हर संडे को इस तरह के पेपर तो देने हैं, और हर वेनसडे या थर्सडे एक दिन फिक्स कर लो, ये 9 जेई मेन के पेपर्स आपको देने हैं बकायदा, 3 घंटे पूरा बैठ के। और अगला टेस्ट मैं आपका किसका लेने वाला हूं बताओ? फॉर्मूलेस का लेने वाला हूं। याद है कि नहीं है? और पकड़ पकड़ के अगले सेशन में हो सकता है पकड़ पकड़ के मैं वीडियो ऑन करा के सबके सामने पर्सनली बेइज्जती करूंगा आपसे, आपका चैप्टर पूछ के कि चलो बताओ, आप आपके हिसाब से चैप्टर बताओ। तैयार है? कौन कौन तैयार है टेस्ट करने के लिए? हैंड्स अप करो। फिर कर देना बेइज्जती, यहाँ की बेइज्जती से ज्यादा अच्छा है वहाँ जेई मेन में बेइज्जती उससे तो। और मैं फिजिक्स का लूंगा टेस्ट, और केमिस्ट्री मैथ्स में भी टीचर्स ले लूंगा अपने साथ में कि वो आपसे उन चैप्टर का लेंगे फिर। तो सिंबल एम है, फॉर्मूला याद करो भाई, फॉर्मूला याद करो। इतने बच्चों का एनालिसिस कर रहे हैं बैठ के रोज, 5 7 10 बच्चों का रोज एनालिसिस हो रहा है। क्या गलती करी? अरे सर क्या बताऊं मैं इसमें? अरे मैंने कहा यार तू अभी मत बता, फॉर्मूला याद करके बता। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर हो गई? अब और देखो, आप खूब मेहनत करना, मेहनत में कमी नहीं आना चाहिए। 12 14 घंटे पढ़ो, आप अपनी किस्मत बदल दोगे। मैं सच बता रहा हूँ, इस समय देश में लोगों का मोटिवेशन बहुत डाउन है। और 12th वालों के ऊपर तो बोर्ड अलग ऊपर से मिर्ची लगा रहा है, जले पे मिर्ची छिड़क रहा है बोर्ड। और तो हमें इस सिचुएशन का फायदा उठाना है और हमें मोटिवेटेड रहना है। समझ गए? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है ना। ठीक है,
पूरा मैंने आज आपको कंटेंट भी बताया, टेस्ट स्ट्रेटेजी बताई, पीवाई की स्ट्रेटेजी बताई। और बस इतना करो यार, इतना करो। इतना कर लोगे ना, अच्छा। और जो तुम डेली टाइम टेबल तुम्हारा बनाओ ना, वैसे तो तुम्हें मेंटर्स ने शेड्यूल दे ही रखा है, तो वो शेड्यूल फॉलो कर लो। लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारा पर्सनल टाइम टेबल बनाना है, तो उसमें बेटा रोज के 2 या 3 चैप्टर तो रखो। बड़े वाले नहीं कह रहा हूँ, पर अगर छोटे ले रहे हो तो 2 से 3 चैप्टर तीनों सब्जेक्ट में मिला के बोल रहा हूँ। और अगर बड़े चैप्टर आ रहे हैं, तो जैसे रे ऑप्टिक्स ही फंस गया मान लो किसी दिन, आयनिक इक्विलिब्रियम तो चलो अपने लिस्ट में लिखा नहीं था, पर ठीक है वो फंस गया, तो 1.5 चैप्टर ले लो बड़े, और 3 या 4 छोटे चैप्टर। ठीक है, आई बात समझ में? अब जिनकी 90 समझ गए सब लोग, ठीक है। अब जिनकी 90 के ऊपर है, सिर्फ वो रुक जाए सेशन में, बाकी चल जाए। तो मैंने 90 के नीचे की तो मोटी मोटी स्ट्रेटेजी बता दी। 90 के जिनके ऊपर आई है, उनके लिए थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटेजी होगी, ऑब्वियसली। क्योंकि, है ना, भाई कोई सुनना चाहे तो रुक सकता है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट तब तक मत करना जब तक बच्चों आप 80 नंबर, 90 नंबर ऊपर ले नहीं आते टेस्ट में, या 100 नंबर ऊपर नहीं ले आते। ठीक है। तो वे बाकी बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रखें, मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं, आप मचा दोगे फोड़ दोगे, अपन मिलते रहेंगे। आज मेरे को काफी सारी चीजें आपको बतानी थी जो मैंने बता दी है। ठीक है। अब जिनकी 90 के ऊपर है, वो रुक जाए, बाकी बच्चे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें बेटा। ठीक है। 89 आई है, रुकू या चलू? रुक जाए यार, 89 भी रुक जाओ, कोई बात। एक आध परसेंटाइल से फर्क नहीं पड़ता, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, पर मैं थोड़ा सा उसमें कुछ चीजें डिफरेंट बताऊंगा। है ना? ठीक है। चलो, ऑल दी बेस्ट बच्चों। ठीक है। चलो, तो भाई अब जिनकी 90 परसेंटाइल के ऊपर आए हैं, उनको एक बात देखो, अब 90 से 95 और 95 प्लस भी दो अलग अलग बातें होती है। तो जिनकी 90 से 95 आई है, वो मतलब बैठे हुए हैं अभी 80 नंबर से 105 के बीच में, या 110 के बीच में बैठे हुए। तो आप लोग बच्चों सबसे पहले वो चीज ढूंढो जिसमें आप तुरंत विद इन 5 डेज 4 डेज के टाइम में 20 नंबर कमा सकते हो फटाफट से। वो चैप्टर्स आइडेंटिफाई करो। 20-20 नंबर का खेल खेल के खेलो। एकदम से 200 की मत सोचो, उससे प्रेशर आता है। तो वो चैप्टर्स आइडेंटिफाई करो आपके, जिसमें आप 20 नंबर तुरंत कमा सकते हो और आप वहां गवा रहे हो। तो 90 से 95 वाले जो हैं, वो भी डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी पे अपना है, बस वो थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा सेलेक्ट करें। और जिनको छोड़ें, मान लो जैसे हमने 50 सवाल सेलेक्ट कर लिए, आप 40 मत करो, आप 50 सवाल में खेल लो। लेकिन फिर बाकी 25 भूल जाओ, एकदम दिमाग में से निकाल दो आप, कि मेरे को इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, मेरे को इन 50 पे खेलना है। 50 × 4 200 होता है, उस 200 में से आप अगर 140 पहुंचने की कोशिश करो पहले आप उसमें। आई बात समझ में? 50 से ज्यादा मत जाओ। और आप भी एक चीज चेक करो कि ये 30 चैप्टर्स में से आपके कौन कौन से कमजोर हैं, फॉर्मूले आपको याद नहीं है। क्लियर हुआ? ये 30 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% फॉर्मूले इसमें याद होने चाहिए। कल एक 92% बच्चा मिला था, उसको ही फॉर्मूला याद नहीं था। तो ये इंश्योर करो, आपके लिए भी वो बात तो होल्ड करती है। ठीक है। अब जो 95 के ऊपर है, जिनके 105 के हैं, वो थोड़ा सा टेस्ट स्ट्रेटेजी पे और ध्यान दें। मतलब उनको भी 30 चैप्टर में तो महारत हासिल करनी है, लेकिन वो टेस्ट स्ट्रेटेजी को थोड़ा और बारीकी से देखें। वो थोड़ा सा टेस्ट स्ट्रेटेजी पे, टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान दें। मतलब मैंने अभी टाइम मैनेजमेंट बिलो 90 और 90 से 95 इसलिए नहीं बताई, क्योंकि वहां टाइम मैनेजमेंट का खेल नहीं हो रहा है। वहां खेल हो रहा है क्वेश्चन सिलेक्शन का और कंटेंट का। कंटेंट उस लेवल पे लाना पड़ेगा, तब जाके हम 90 परसेंटाइल क्रॉस करेंगे। और ये 30 चैप्टर ही करवा देंगे 90 परसेंटाइल तो क्रॉस, हमको ढंग से खेल लिए तो अब जो 95 के ऊपर है, जो 95 के ऊपर है, मतलब 105 110 के ऊपर लाए हैं, वो टाइम मैनेजमेंट पे भी देखो कि मैं अगले 20 नंबर कहाँ कमा सकता हूँ या कहाँ कमा सकती हूँ।
मान लो मेरे 120 है, तो मुझे पहुंचना है 99 तक पहले, या 98 तक। तो 140 एम है मेरा एक्चुअल पेपर के हिसाब से। तो वो 20 नंबर का गैप ढूंढो। यार लास्ट के आधे घंटे में मैं क्या कर रहा हूँ यार, हड़बड़ाहट में खेल रहा हूँ। कई बच्चों ने पता है क्या किया, 20 सवाल बच गए लास्ट आधे घंटे में, उनको समझ में नहीं आया क्या करें, और कुछ नहीं हुआ आधे घंटे में। हड़बड़ाहट में टाइम बीत गया। ऐसे केस में क्या करना होता है, माइंड को कूल रखो, लालच मत करो, और 4 सवाल छांट लो भाई। मैं 4 करने वाला हूँ लास्ट के आधे घंटे में, बाकी 16 को राम राम, फिर मिलेंगे अप्रैल में। अभी तो रुक जा भैया, अभी मेरे को 4 से निपटने दे। उससे क्या होता है, माइंड रिलैक्स होता है। भाई आप ऑलरेडी 120 तक तो कमा चुके हो, अब आपको अगले 16 या 20 नंबर कमाने हैं। तो मैं क्या करता था, जो मेरा राउंड 2 आता था, अगर कभी ऐसे ज्यादा बच भी जाते थे, तो मैं उसमें क्या करता था, यार 20 ठीक है ना, मैं मार्क फॉर रिव्यू उनको ही करता था जो कि डुएबल होते थे पहले लेवल पे। तो और बाकी जो अनमार्क्ड और अनसेलेक्टेड हैं उसको थर्ड राउंड में उठा लो। अब मान लो 15 मिनट में 5 हो गए, 5 मिनट बचे, अब तसल्ली से कोई भी एक चुन लो, बस हड़बड़ाहट में मत आओ। एक चुन लो, 15 को बाय बाय। अब आप सोचो, अगर आपने से 6 सवाल सही कर दिए बाय चांस, 24 नंबर सुधर गए ना। ऐसे खेला जाता है, लेकिन ये थ्योरेटिकल बात है। प्रैक्टिकली कैसे होएगा, प्रैक्टिकली आप जो 9 पेपर दोगे, अब एक बच्चा बोल रहा है मैं सारों को मार्क फॉर रिव्यू कर देता हूँ सर। वेरी गुड। तू हर लड़की को ही बोल रहा है, ठीक है, तुम भी बायोडेटा रखो, तुम भी बायोडेटा रखो, तुम भी बायोडेटा रखो, सबको समझ में आ जाएगा, तू सीरियस ही नहीं। मेरा मतलब है सबको मार्क फॉर रिव्यू करना तो बिल्कुल बेकार स्ट्रेटेजी है। फिर तो फायदा ही क्या हुआ, मार्क फॉर रिव्यू ही क्यों करा। सबको नहीं करना, सिर्फ उनको करना मार्क फॉर रिव्यू जो अपने को अपनी औकात में लग रहे हैं। समझ गए। क्योंकि जो बच गए बिना मार्क फॉर रिव्यू तो अलग से दिख जाते हैं ना। तो 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन होते हैं हमारे पास में, एक जो हम श्योर है, एक मार्क फॉर रिव्यू है, और तीसरा जिसमें हमें हवा ही नहीं है। तो 3 कैटेगरी अपने यहाँ बन गई ना। लास्ट लास्ट में उसका नंबर आना चाहिए जिसमें हमें हवा ही नहीं है, हो सकता है किसी में लग जाए फिर। तो आप तीनों तीनों कैटेगराइजेशन का इस्तेमाल करो। आया समझ में। अब 95 प्लस जिनके हैं, देखो जिनकी 95 से कम है ना, उनको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा प्योर जेई मेन की तैयारी करो। और 12th वालों को तो स्पेसिफिकली, क्योंकि बोर्ड भी देने आ रहा है। और जेई मेन भी हल्का नहीं है अब। जेई मेन में स्पेशल 26 आपको पूरी करनी है, 750 जो सवाल है उसमें पूरे करने हैं। सेट टू टफ पीवाईक्यू जो है अपने इसल का, सेट टू पीवाईक्यू का वो करो आप। जो आपकी क्लास में एमईक्यूज हो रही हैं, हर हफ्ते में एक एमईक्यू होती है कंबाइंड चैप्टर्स की, वो करो आप। तो सवाल जो है वो हमें करने हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज 2 इसरल मॉड्यूल की समय मिले तो एक्सरसाइज 2 जरूर करो। 95 प्लस के लिए बोल रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज 2 जरूर करो। और जो जे एडवांस की कर रहे हैं, मैंने उनका सेशन में अलग रखूंगा। जो 95 प्लस ला चुके हैं, भाई 98 वालों के लिए अलग है बिल्कुल, 99 वालों के लिए अलग है बिल्कुल स्ट्रेटेजी, 99.9 वालों के लिए भी बिल्कुल अलग है। तो क्योंकि 99 और 99.9 में बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है, है ना, सबके लिए अलग अलग होती है। तो जो जे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बच्चों में अलग बताऊंगा बिल्कुल एकदम। उनको रैंक बूस्टर करने हैं, जे एडवांस के पीवाई क्यू करने हैं। और चिंता की बात नहीं है, देखो अमन को भी मैंने ऐसे ही करा था कि बेटा तू पहले जेई मेन 2 तो कर। उसने एक्चुअली में जेई मेन 2 ढंग से करी थी फिर, तभी तो 26 से पहले कट ऑफ पार करी, और फिर आईआईटी बॉम्बे पहुंचा। तो स्टेप बाय स्टेप करना होता है। और एक अच्छी बात क्या हो गई, जेई मेन और जे एडवांस के बीच में गैप कम हो गया।
सर हमें कैसे पता, हो सकता है जे एडवांस यूं कर ले अभी। नहीं, एडवांस बहुत सोच समझ के पेपर बनाता है। गैप तो कम होएगा जितना मेरे को लगता है। तो आप मेन की अच्छी तैयारी कर रहे हो तो आप एडवांस के नजदीक जा रहे हो, फिर भी किसी को टाइम बच जाए तो देखो, मिशन आईटी की स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग है। उसमें रैंक बूस्टर जो प्योर एडवांस है, और जे एडवांस पीवाईक्यू, और जो क्लास में टीचर्स क्वेश्चन दे रहे हैं उस पर फोकस करना है सर। लेकिन आज वो सेशन नहीं है, सबके लिए अलग अलग होती है बात, है ना, इस समय पर तो। और बच्चे करते हैं। तो आप देखो, एक्सरसाइज 2 कर रहे हो, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। देखो, जब हम नोट्स पढ़ रहे हैं, स्पेशल 26 कर रहे हैं, इफेक्टिवली एडवांस में भी तो यही काम करना होता है। बिना फॉर्मूला याद करे एडवांस निकाल सकते हैं क्या, बताओ। फिर तो आप इस दौरान पे फायदा उठाओ, ताकि अप्रैल के बाद में जैसे आपका जेई मेन हो जाए, आपको नोट्स टच करने की भी जरूरत नहीं पड़े। आप उन 40 दिन, 45 डेज है एग्जैक्टली, 1 अप्रैल से 17 मई के बीच में, आप उन दिनों सिर्फ खूंखार तरीके से रैंक बूस्टर, एडवांस पीवाईक्यू और जेड एडवांस के टेस्ट देते रहना बस। नोट्स का काम, बेसिक्स का काम, फंडामेंटल्स का काम, और जेड और जेई मेन लेवल तक का काम पूरा 31 मार्च तक कंप्लीट कर डालो। फिर अपन एडवांस एडवांस करेंगे, मचा दोगे आप, देखो मेरे को पूरा भरोसा है। ई सरलाइट्स आर ऑलवेज रॉकिंग, क्योंकि वो मेहनती होते जाते हैं। बताओ, इतनी मेहनत कोई कराता है क्या, एक बार बताओ। आप लोगों के तो इतने सेशंस, इतने सब कुछ होते हैं। लोग तो आपको पता है यार क्या करते हैं, यूट्यूब पे पटक देते हैं सबको कि ठीक है जो भी हो रहा है यूट्यूब से कर लो। पर आपका देखो, अंदर सारी डिफरेंट क्लासेस लग रही हैं, बिल्कुल एकदम लग रही है कि नहीं लग रही। जो इसराइट शुरू से हैं, ड्रॉपर्स हैं, वो सब जानते हैं। एसएमआर चली थी, महाकुंभ चला था, तो भी अंदर के बच्चों की सेपरेट क्लासेस चली थी नहीं चली थी बच्चों, बताओ आप, स्कोर प्लान वगैरह सब चले थे। तो जितनी मेहनत आप लोगों के साथ हो रही है ना, मैं सच बता रहा हूँ, पीपल आर लीस्ट कंसर्न। सबने पता है क्या कर लिया है अभी। चल ठीक है, तू 99.5 के ऊपर है ना, तू आ जा। तू 99.9 के ऊपर है ना, तू आ जा। सारा एनर्जी और फोकस उन लोगों पे लग चुका है, क्योंकि फोटो तो उन्हीं का दिखाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। ई सरल में हमें इतना भरोसा है, बच्चों ने ऐसा मचा के दिखाया है कि कोई भी हीरा निकल जाता है। और सबकी जिंदगी का एम तो बराबर ही मायने रखता है ना। हाँ, ये बात जरूर है, उस बच्चे की केयर तो भगवान भी नहीं करता जो खुद मेहनत नहीं करता। ये पक्की बात है। सर मैं मेहनत नहीं करूं, आप तो एक काम करो, ऐसा काढ़ा बना दो, फिजिक्स का काढ़ा घोल के उसमें एकदम, मैं तैयार तो कर रहा हूँ, इसमें बन भी रहा है वो अभी, लेकिन वो 5020 में बनेगा वो। जब तक तो, समझ गए, वो इम्पॉसिबल है यार वो काम करना। ठीक है ना। तो आप लोग ये काम करो, और टेस्ट का बड़ा क्रिटिकली एनालिसिस करो 95 के जो ऊपर है। यार मेरी उस समय माइंड की स्टेट क्या चल रही थी, यार ये सिली मिस्टेक मैंने क्यों करी, क्या सोच के करी। कल एक बच्चे से मैंने बात करी, उसका बताता हूँ मैं आपको, और नाम नहीं भूलूंगा। उसके 99.92 परसेंटाइल आए हैं, है ना। लिटरली बता रहा हूँ, उसने फिजिक्स में 4 सवाल कैसे गलत करे, मतलब फिजिक्स में उसके आए हैं 75 मार्क्स। ठीक है ना। 99.9 कोई ज्यादा उस पर नहीं आ रही है, पता है आपको 99.9 कितने पे आ रही है इस बार। 99.9 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, वो आ रही है 230 पर। ज्यादा गैप नहीं है। पिछली बार तो बहुत ऊंची ऊंची गई थी वो, इस बार नहीं गई। 20 नंबर कहाँ लूज करे पता है। पूछा क्या था, निकाल के क्या आया बावड़ा।
म्यू पूछा था, अंडर रूट म्यू आया, स्क्वायर करना भूल गया, 4 के बदले 2 आंसर दे दिया। रेडियस पूछा था, सॉरी डायमीटर पूछा था, रेडियस का आंसर निकाल के आया है। ये कैसे पता पड़ी? जब टेस्ट एनालिसिस करके उसने मुझे भेजा, सर देखो मैंने ये काम करे। मैंने कहा वाह बधाई हो भाई, बहुत बढ़िया, शादी में एक मिठाई और ज्यादा बनवाना तो अब। लेकिन उसकी प्रॉब्लम पता है कहाँ पकड़ाई में आई? उसने क्या करा, मतलब मैंने उसको फिर उसका निवारण बताया कि बेटा इसका निवारण क्या है। तू पेप उसने 4 सवाल में गलती करी तो उसकी प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली प्रॉब्लम है। तो उसको मैंने बताया बेटा तू अपनी रफ शीट में लिखा कर पूछा क्या जा रहा है, और आंसर भरने से पहले एक बार उसमें देख पूछा क्या जा रहा है, क्या लिखा तूने उसमें। तो जो बच्चे ऐसे गलती कर रहे हैं कि पूछा क्या था, मैंने कहा, वो बच्चे शीट में लिखने की प्रैक्टिस करो। पूछा, आंसर निकालने के बाद जो पूछा था उसको रफ शीट में लिख लो क्वेश्चन करते टाइम ही। और आंसर भरने से पहले एक बार रफ शीट में देखो, हाँ रेडियस पूछा था, मैं रेडियस ही भर रहा हूँ। आया क्या समझ में? लेकिन ये प्रॉब्लम तब सॉल्व करनी है जब एक्चुअली में प्रॉब्लम हो, ये सबके साथ नहीं होती है। खुद के ऊपर मत लेना इस प्रॉब्लम को, हाँ सर मेरे साथ भी यही हो रही है इसलिए मैं 99.99 से रह गया। नहीं, लेट्स बी ऑनेस्ट, 95 से 99 के रास्ते में कंटेंट भी आता है। 99 से 99.9 के बीच में भी कंटेंट आता है। 99.9 और 99.99 के बीच में भी कंटेंट आता है। अब 99.99 और 100 के बीच में कंटेंट नहीं आता है। मतलब इतना नहीं आता है जितना कि, समझ रहे हो, आता है लेकिन। पर ठीक है, अभी हम इधर बात करते हैं पहले। समझ गए? ठीक है। तो क्या है, टेस्ट एनालिसिस को क्रिटिकली देखो, 1 घंटा स्पेंड करो हर टेस्ट के बाद में। यार मेरे से बड़ी बेवकूफ कोई नहीं है। क्यों कृतिका जी, ऐसा लगता होगा ना टेस्ट देने के बाद कुछ क्वेश्चन को देख के? वो अगली बार नहीं लगना चाहिए। अब मयंक भी हंस रहा है, हाँ सर सही कह रहे हैं सर। ठीक है ना? तो ये तुम लोगों को करना है, तो तुम्हारा हर एक सवाल पे एक एक परसेंटाइल बढ़ती जाएगी बेटा। ठीक है, चलो, ऑल दी बेस्ट। फिर अगली बार मिलते हैं, बॉडी ट्रेनिंग सिखाऊंगा उसमें आपको कैसे करनी है। पर आज काफी सारी चीजें बताई, इस पे काम करो और मेंटर्स को अपडेटेड रखो। ठीक है, चलो, ऑल दी बेस्ट।